शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना का अध्ययन कर रहे थे। शब्द रचना की शुरुआत मैंने लगभग इसके 20 से 22 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। उसी क्रम में आज आपका 24वां पार्ट होगा। ठीक है, आज हम 24वें पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के जितने पार्ट आए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। बेशक पार्ट काफी हो गए हैं, 24-25 पार्ट हो गए हैं, लेकिन हमने शॉर्ट में बनाया है ताकि आपको उबर न महसूस हो, क्योंकि हिंदी में ये टॉपिक इस तरीके का टॉपिक है कि आप इसको बहुत देर लेंदी, अगर एक एक पार्ट बहुत लेंदी पढ़ेंगे तो आप उब जाएंगे। आपको इस तरीके से बताना है कि आपको उबासी में आए और बेहतर समझ में आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं, जहाँ भी हिंदी आपको पूछी जाती है शब्द रचना, क्योंकि इसी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, निपात सारे टॉपिक इंक्लूड हैं और यहाँ से प्रश्न आना तय होता है। तो इसीलिए आपको विस्तृत बताया जा रहा है, जैसे आप पेड बैचों में आप देखते होंगे उस तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो निःशुल्क है पूर्णतः, आप अनिवार्य रूप से जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। शब्द रचना चल रहा था। शब्द रचना में हम रूप, विकार या बनावट के आधार पर देख रहे थे किसको, विकारी शब्द और अविकारी शब्द को। विकारी शब्द हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण बता दिया था। अविकारी शब्द चल रहा है आपका। अविकारी शब्द में हम अव्यय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्रिया बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को देखेंगे। ठीक है, ये चारों अव्यय के फॉर्म में देखेंगे। फिर निपात, चूंकि निपात भी अव्यय का ही रूप होता है, कहीं कहीं आपको बुक में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के साथ साथ निपात भी दिया रहता है, लेकिन निपात में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको थोड़ा सा अलग करके बताऊंगा। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय मैंने आपको बता दिया, उसके प्रकार भी मैंने बता दिए। उसी प्रकार में आज ये आपका तीसरा होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके पहले आपने संख्यावाचक देख लिया है और कालवाचक देख लिया है। ठीक है, संख्यावाचक में आपको दिशावाचक भी बता दिया हमने, कालवाचक भी देख लिया। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आज से आपका शुरू होगा। देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता क्या है। परिमाण मतलब किसी चीज का मेजरमेंट के तरीके से, आप ये शब्द पहले से भी परिचित होंगे, जब मैं संज्ञा सर्वनाम पढ़ा रहा था तब के भी। तो ऐसे विकारी शब्द जो, ऐसे अविकारी शब्द, विकारी नहीं, ऐसे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के परिमाण अथवा उसकी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। मतलब जब कोई विकारी, अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न न होता हो, या वो कह सकते हैं जब कोई अव्यय शब्द क्रिया के पूर्व इस रूप में हो कि वह क्रिया की निश्चित संख्या का या उसके परिमाण का बोध कराता हो, तो वहां पे क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा कि जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्रिया की वो निश्चित संख्या बताएंगे या उसके परिमाण के बारे में, उसकी माप के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वहां पे आप कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। चूंकि क्रिया विशेषण है अर्थात क्रिया की ही विशेषता बताता मिलेगा, वह अव्यय शब्द, लेकिन अविकारी होगा, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप अविकारी के अंतर्गत ही अव्यय पढ़ रहे हैं। अव्यय निपात दोनों अविकारी के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो आपने डिफिनेशन समझ ली। अब देखिएगा, अविकारी जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, उनमें कौन कौन से शब्द आपको मिलेंगे। जैसे मिलेगा बहुत, ये मात्रा के रूप में, परिमाण के रूप में, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट। ठीक है, इतना, उतना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके, लगभग, जरा, बस, बारी बारी से, जितना, खूब, ये सारे शब्द क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। और भी हैं, इतने जो महत्वपूर्ण मैंने आपको लिख दिए हैं, ये सारे आपको उदाहरणों में मिल लेंगे। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे क्या है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और वैसे कैसे समझना है कि यह अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताता हुआ मिलेगा और साथ ही साथ उसकी निश्चित संख्या का बोध कराएगा या परिमाण का बोध कराएगा। ठीक है, जैसे आप उदाहरणों से समझने का प्रयास करिएगा।
मोहित ने सोहन को 10 तक पहाड़ा सुनाया। अब देखिए ये 10 तक का पहाड़ा सुनाया, जो क्रिया कर रहा है सुनाने की, वह 10 तक के पहाड़े को सुना रहा है। ये एक निश्चितता का बोध करा रहा है, निश्चित संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया है। अब ये 10 तक का पहाड़ा चाहे लिंग परिवर्तन हो जाए फिर भी इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि ये अविकारी है, ठीक है। केवल और केवल ये बता क्या रहा है, क्रिया की विशेषता परिमाणवाचक रूप में बता रहा है, मतलब निश्चित संख्या के रूप में बता रहा है कि मोहन ने सोहन को 10 तक पहाड़ा सुनाया। सभी बच्चे एक एक करके चलेंगे, मतलब यहाँ जो बच्चे चल रहे हैं वो बताया जा रहा है कि एक एक करके चलेंगे, मतलब एक एक करके चलना मतलब क्या, परिमाण का बोध करा रहा है, क्योंकि ये परिमाण का बोध करा रहा है, एक एक करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अव्यय हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, क्योंकि क्रिया विशेषण एक एक करके चलना मतलब ये चलने की क्रिया की विशेषता है। और कैसे है, एक एक करके, तो क्रिया विशेषण में भी क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। भगवान का प्रसाद भक्तों में थोड़ा थोड़ा बांट दो। अब ये जो बांटने की क्रिया हो रही है, इसकी विशेषता क्या है, थोड़ा थोड़ा, वो भी थोड़ा थोड़ा किसके अंतर्गत आ रही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रही है, ठीक है। तो ये शब्द जो आया है थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, 10 तक का, ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्यों है, क्योंकि यह क्रिया की क्या कर रहे हैं, परिमाण या निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए कुछ उदाहरण और आपके सामने हैं, जैसे तनुज के पास 2 गाड़ियां हैं। अब देखिए तनुज के पास कितनी गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां हैं। ये क्या है, परिमाण की बात कर रहा है कि 2 गाड़ियां हैं उसके पास, ठीक है। सहायक क्रिया यहाँ पे लगी हुई है। सीता को स्कूल जाने में 1 घंटे लगते हैं। अब सीता को स्कूल जाने में कितना लगते हैं, 1 घंटे लगते हैं। ये भी क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है और निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आ गया, ठीक है। भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिकाधिक होनी चाहिए। ये अधिकाधिक क्या है, ये भी परिमाण का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि क्रिया की जो विशेषता बताई जा रही है क्रिया विशेषण के रूप में, वह परिमाण के रूप में है, मतलब कोई एक परिमाण का बोध करा रहा है या निश्चित एक संख्या का बोध करा रहा है, वहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 है हो गया, 1 घंटे हो गया, ये अधिकाधिक हो गया, ये सब क्या है, अव्यय के फॉर्म में है। मतलब इनके आप चाहे यहाँ पे कोई भी लिंग वचन कारक का परिवर्तन करेंगे, लेकिन यह कुछ नहीं परिवर्तित होगा, क्योंकि यह अविकारी होता है, इस पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आपका लास्ट बचता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसे हम कई पार्ट में आपको करके बता रहे हैं, ठीक है। तो वैसे शुरुआत करते हैं आज ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखिएगा अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। ये लास्ट है क्रिया विशेषण अव्यय में, लास्ट प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मतलब ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने के तरीके का बोध कराएं, वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। मतलब क्रिया किस तरीके से घटित हो रही है इसका बोध जहां होता है, वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, ठीक है। आप डिफिनेशन देखिएगा, ऐसे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के होने या करने के तरीके का बोध कराए, मतलब क्रिया किस तरीके से घटित हो रही है उसका बोध कराए, वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। रोहन ध्यान से पढ़ता है, मतलब पढ़ने का तरीका क्या है, ध्यान से। ये क्रिया पढ़ना घटित किस तरीके से हो रही है, ध्यान से हो रही है, ध्यान से पढ़ रहा है, ठीक है। वह फटाफट खाती है, मतलब ये खाने की क्रिया किस तरीके से हो रही है, फटाफट, मतलब जल्दी जल्दी हो रही है। तो ऐसे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के होने या करने के तरीके का बोध कराते हैं, मतलब क्रिया के होने या करने के तरीके का बोध कराते हैं, वहां पे क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो फटाफट खाती है, रवीश कुमार हमेशा तथ्यों पर बोलते हैं, आज सुबह बहुत तेज वर्षा हुई। ये जो क्रिया के होने के तरीके बताए जा रहे हैं, ये सारे क्या आते हैं, रीतिवाचक में आते हैं, ठीक है। मोहित गाड़ी सावधानी से चलाता है, तेज वर्षा हुई, तथ्यों पर बोला जाता है, सोहन हमेशा झूठ बोलता है। तो ये क्रिया के होने के सारे तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से क्रिया घटित हो रही है, वहां पे क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि रीतिवाचक किन्हें कहते हैं, मतलब क्रिया घटित होने के जो तरीके होते हैं
वो अगर बोध करा रहे हैं तो वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक है। अच्छा, ये कुछ शब्दों को आप जान लीजिए, ये आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आपके ये वाक्य में आ गए तब देख के भी पहचान सकते हैं कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपके उदाहरणों में मिलेंगे, तो आप जान जाइएगा कि वहां रीति, क्रिया की रीति का बोध कराया जा रहा है। जैसे स्वीकारता के आधार पर मिलेगा हाँ, जी, ठीक है, इस तरीके के शब्द मिलेंगे। कारण के आधार पर मिलेगा इसलिए, क्यों, ये सब कारण के आधार पर ऐसे शब्द आएंगे तो आप जान जाएंगे क्या रीतिवाचक में। निषेध के आधार पर न, नहीं, मत, ये सारे शब्द आएंगे। अवधारणा के आधार पर तो, ही, भी, मात्र, ये सारे शब्द आएंगे। ठीक है। प्रकार के आधार पर ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, मतलब इस तरीके के शब्द भी आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण में देखने को मिलेंगे। ठीक है। कुछ और इसके प्रकार होते हैं, उन्हें भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। आप इन शब्दों के माध्यम से भी वाक्य की पहचान कर सकते हैं। देखिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत ही कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जैसे जल्दी से, धीरे से, सावधानी से, नरमी से, चमकते हुए, आनंद से, गुस्से से, चुपचाप, आसानी से, इनायत से, धैर्य पूर्वक, बल पूर्वक, सुचारू रूप से। तो ये सारे शब्द भी क्या करते हैं, क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, क्रिया के घटित होने के तरीके का बोध कराते हैं। इसलिए ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। मोहित कमरे में चुपचाप सो गया, तो ये भी एक सोने की तरीके को बता रहा है, यहाँ भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक है। शादी में जोर जोर से गाना बज रहा है, तो गाना जो बज रहा है वो जोर जोर से बज रहा है, तो ये भी क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएगा। उसने गृह कार्य शीघ्रता से पूरा कर लिया, तो ये जो आया है शब्द शीघ्रता से, ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। जोर जोर से, चुपचाप, ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उसने अपने प्रोजेक्ट पर लगन से कार्य किया, उसने अपने प्रोजेक्ट पर क्या किया, लगन से कार्य किया, तो ये लगन से कार्य करना क्या है, ये क्या है, क्रिया के घटित होने के तरीके को बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। सोहन जंगल में कैसे चला गया। अब देखिए, मैंने बताया था ना, प्रकार बोधक, प्रकार के आधार पर जो क्रिया विशेषण अव्यय है, तो सोहन जंगल में कैसे चला गया, देखिए शब्द आया है कैसे चला गया। ठीक है। तो ये भी क्या है, क्रिया के घटित होने के तरीके को बता रहा है, तो ये क्या है, सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्रिया विशेषण अव्यय था वो पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक है। अब आपका विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, और एक प्रकार और है। ठीक है। संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, सॉरी, संबंध बोधक अव्यय। तो उनको हम 3 और प्रकार बचे हैं, उनको देख लेंगे। बाकी जो क्रिया विशेषण अव्यय था वो यहाँ पे पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक है। अगला आपका संबंध बोधक अव्यय होगा, फिर समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक, उसके बाद हम निपात को देखेंगे। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही।